अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, अगर आप में से बहुत लोग सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो उन्हें सुबह की ठंडी हवा और परिंदों के शोर से ज़िंदगी में ताजगी और तवानाई का एहसास होता होगा। इसके साथ उन लोगों के पास काफ़ी वक्त होता है कि वो अपने दिन भर का टाइम टेबल तरतीब दे लें, जिसका उनकी सेहत, दौलत और वक्त समेत हर चीज़ पर पॉजिटिव और गहरा असर होता है। और वैसे भी हम सब की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे चल रही है और यूँ लगता है कि हर कोई इस दौर में थक रहा है। कोई बच्चों की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है और अक्सर ऐसा होता है कि दिन ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म ही नहीं होते और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि वक्त गया काम। और यहीं पर काम आता है एक छोटा सा टाइम टेबल। और टाइम टेबल का मतलब कोई हमारा सख्त कानून नहीं होता, बल्कि एक ऐसी तरतीब है कि जब हम अपने दिन को थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं तो बोझ हल्का महसूस होने लगता है। हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है कि चलो अब सब काम टाइम पर हो जाएंगे। और इससे ना सिर्फ काम वक्त पर होते हैं बल्कि हमें अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और अपने प्यारों के लिए भी। और यकीन माने, जब ज़िंदगी में थोड़ी सी तरतीब आती है, थोड़ी सी चीज़ें हम मैनेज करने लगते हैं तो खुद एतमादी खुद ब खुद बढ़ जाती है। इंसान हल्का फुल्का और खुश रहता है। तो क्यों ना आज की इस प्यारी सुबह में हम ये तय करें कि हम अपने दिन को थोड़ा सा संवारेंगे। जब हम अपने दिन को तरतीब देना सीख लेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान और ख़ूबसूरत हो जाएगी। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज बात करेंगे ब्लड शुगर के हवाले से कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए चीनी से एहतियात करें या फिर कैलोरीज से। और शुगर का मसला एक संगीन मसला बनता जा रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां शुगर के मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान में शुगर की शरह 30% से तजावुज़ कर चुकी है, यानी हर चौथा बालिग शख्स शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमरीन कलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर अमरीन, सबसे पहले तो आपने बताना है कि शुगर अक्सर जो लोगों में मिथ पाई जाती है ना कि मीठा खाने से शुगर होती है और उनको ये नहीं पता कि जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उस वजह से भी शुगर होती है। स्ट्रेस भी इसमें एक बड़ा मेजर फैक्टर है, लेकिन लोगों को लगता है मीठा खाने की वजह से शुगर होती है। तो इसको सबसे पहले क्लियर करें। ओके, शुगर जो है वो बेसिकली आपके सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होता है, आपकी लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से होती है और इसके अलावा आपकी अनप्लान्ड ईटिंग हैबिट्स की वजह से होती है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड इनटेक करते हैं या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपको शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट देयर आर मोर मल्टीपल रीजंस जिसकी वजह से शुगर हो सकती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट इन टेकिंग वेरी मच अमाउंट ऑफ शुगर। जैसे कि कौन कौन से मेजर फैक्टर्स होते हैं? मेजर फैक्टर्स में आपका स्ट्रेस सबसे पहले आ जाता है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आप डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो इवेंचुअली आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। वेट गेन होगा तो ओबेसिटी आएगी और ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ मल्टीपल डिजीज़, जिसमें से एक डिज़ीज़ जो है वो हमारी डायबिटीज़ भी है, जो हमारे इंसुलिन को ट्रिगर करती है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से जो है हमें डायबिटीज़ हो जाती है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ लाइक टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड इट्स ऑल अप टू यू। नॉर्मली जो पाकिस्तान में कॉमन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि हमारे अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जो कैलोरीज है उनका क्या रोल है इसमें? अच्छा, कैलोरीज जो हैं वो आपकी सब चीज़ों को मिला के होती है। फॉर एग्जांपल आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जो आपकी कैलोरीज है उसमें 2 तरह की कैलोरीज आती हैं। एक होती है न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज और दूसरी होती हैं एम्प्टी कैलोरीज। न्यूट्रिएंट डेंस में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें ग्रेन्स, फाइबर्स और प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो आ जाते हैं। एम्प्टी कैलोरीज में हमारी सिंपल शुगर आ जाती हैं। तो अगर आप अपनी ज़्यादा कैलोरीज, मतलब 60 to 70% आपकी कैलोरी का पोर्शन एम्प्टी कैलोरीज से आ रहा है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, आपकी बॉडी को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सारा जंक बन के आपकी बॉडी में जो है ना रह जाता है। कंपैरेटिव टू दिस, अगर आप हेल्दी न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज ले रही हैं, सो दे आर वे मोर हेल्पफुल फॉर यू। तो ये बताएं कि हम अपनी डाइट को बैलेंस कैसे करें?
आई गेस वो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी को शुगर है तभी वो करे, हमें पहले भी एहतियात करनी चाहिए। तो एक तो आपने बताना है कि कौन से ऐसे साइंस हैं जब हमें पता लग जाए कि अब जो हमारी डाइट है हमें उसको बैलेंस करना है, और क्या इसमें सिर्फ जो मीठा है उसको कम करना काफ़ी है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इस चीज़ को हम लोग कभी भी डिनाई कर ही नहीं सकते। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक वैसे क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं? क्रेविंग्स इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोग हर टाइम काम कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। जब ब्रेन फंक्शन करता है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो समहाउ हमें क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि ब्रेन को एनर्जी चाहिए होती और है। स्ट्रेस ईटिंग क्यों करता है इंसान? वो स्ट्रेस ईटिंग इसीलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ज़्यादा एनर्जी और क्विक एनर्जी हमें जंक फूड से या एम्प्टी कैलोरीज से ही मिलेगी, हमें कभी भी होल ग्रेन से नहीं मिलेगी। अच्छा, एम्प्टी कैलोरीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? एम्प्टी कैलोरीज आर समथिंग जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरीज होती हैं, शुगरी कैलोरीज होती हैं, और न्यूट्रिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल विटामिन, मिनरल और फाइबर नहीं होता, और प्रोटीन वगैरह भी नहीं होता। जो पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनमें एम्प्टी कैलोरीज हैं। एग्जैक्टली, प्रोसेस्ड रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव एम्प्टी कैलोरीज। तो उसमें आप लोगों को करना क्या है कि एक तो अपना बैलेंस डाइट करना है, अपना डेयरी इम्प्रूव करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चाय की फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं या कैफ़ीन की फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो हमने अपना डेयरी इम्प्रूव करना है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो दूध नहीं कंज्यूम करते, तो आप दही या चीज़ की फॉर्म में भी उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड देन अगेन आपका प्रोटीन पोर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो जब भी हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं तो जब एक्सेसिवली वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो फिर वो फ़ैट की शक्ल में हमारी स्किन के अंडर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। एंड देन वी विल बी इंक्रीजिंग आवर साइज़ इन अ पर्सन, हमारा फ्रेम साइज़ बढ़ जाता है। तो हमने वो नहीं करना। तो प्रोटीन कंजम्पशन आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। डेयरी कंजम्पशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप सारे ले सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है अगर कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में जाना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप फाइबर रिच फूड्स लें। ग्रेन्स ले सकते हैं आप लोग, बीन्स ले सकते हैं। बीन्स हमारे यहाँ पे बहुत कम खाई जाती हैं, आप बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मल्टीग्रेन आटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको भी कोई शुगर नहीं है, वो हेल्दी है, कितने एक दिन में कितने स्पून्स या क्या मिकदार होनी चाहिए शुगर की जो वो लेते हैं? क्योंकि चाय अगर हम पीते हैं हम उसमें भी शुगर ऐड करते हैं, कॉफ़ी में भी शुगर ऐड करते हैं, कोई मिल्क शेक, कोई ड्रिंक है उसमें हमने शुगर लाजमी ऐड करनी है। तो किस हद तक इसका इस्तेमाल महफूज है? अच्छा, ऐसा है कि नाउ शुगर जो आप लोग कंसीडर करते हैं, इट्स अ टेबल शुगर। जो शुगर की हम बात करते हैं दैट इज़ अ प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट रेंज। तो जो WHO के अकॉर्डिंग ये कार्बोहाइड्रेट रेंज है वो हमारी 45 से 65% ऑफ डेली कैलोरीज है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2000 कैलोरीज चाहिए तो 2000 कैलोरी का 45 to 65% आप कंज्यूम कर सकती हैं। बट देयर इज़ अ स्टेज के दो तरह की शुगर्स होंगी, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो आपने सिंपल अवॉइड करनी है। कॉम्प्लेक्स मैंने अगेन बताया कि आप लोग ग्रेन्स वगैरह की फॉर्म में ले सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस इतना लो होता है कि जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है ना वो आपको सिग्नल्स दे रहा होता है, लेकिन हम समझते हैं वो क्रेविंग है। तो हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आई सजेस्ट कि आप किसी आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ स्विच कर जाएँ, स्टीविया वगैरह की तरफ स्विच कर जाएँ। दीज आर द सेफ़र साइड्स कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपकी क्रेविंग भी जो है ना वो कम हो जाएगी और इसके अलावा आपकी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी। ठीक है। अच्छा, जो शक्कर और गुड़ है क्या ये सेफ़ है खाना? अच्छा, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दीज बोथ आर द सेम। उनकी कैलोरीज भी सेम होती हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ब्राउन शुगर में थोड़ा मॉइस्चर होता है, वाइट शुगर थोड़ी मज़ीद रिफ़ाइन होके जो है ना वो वाइट टेबल शुगर बन जाती है, लेकिन उनका जो मेन सोर्स होता है वो सेम होता है। ठीक है, शुगर केन। तो इनमें डिफरेंस कोई नहीं है। अक्सर लोग जो है वो ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे होते हैं कि मे बी इसके अंदर कैलोरीज कम है, तो उसमें कैलोरीज कम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है या उनके टेक्सचर का डिफरेंस है। अच्छा, तो फ्रूट्स से भी अवॉइड करना चाहिए या फ्रूट्स खा लें? फ्रूट्स जो है उसके अंदर क्योंकि नेचुरली फाइबर होता है और फ्रुक्टोज शुगर होती है तो उसको अवॉइड नहीं करते। हाँ, अलबत्ता देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लो ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स, तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा
बनाना, मैंगो, ये सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग फिर पोर्शन कंट्रोल में ले आते हैं। पोर्शन कंट्रोल का मतलब आप थोड़ा सा खा सकते हैं, आप पूरा नहीं खा सकते। सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे पहले लेनी चाहिए नाश्ते से पहले, और खाने के कितने टाइम बाद हम मीठा खाएं और क्या खाएं? ठीक है, एक तो सबसे पहले सुबह उठने के फ़ौरन बाद आपको जो है पानी लाजमी होता है, क्योंकि आप सारी रात 8-9 घंटे आप सोए होते हैं, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटिंग स्टेट में होती है। जब डिहाइड्रेटिंग स्टेट में होती है तो आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करते। तो माइंडफुल ईटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने सुबह उठते साथ 1 से 1.5 गिलास पानी लाजमी लेना है। मेक श्योर कि पानी ठंडा ना हो, क्योंकि आगे गर्मियाँ हैं तो लोग अक्सर ठंडे पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या है, स्लाइटली कोल्ड वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग वाटर आपने यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा खाने के बिल्कुल साथ भी आप मीठा ले सकते हैं, उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, आप एक साथ ही ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है फिर आप वक्फे से मीठा लेंगे। और क्या मीठा ले सकते हैं उनको ये भी बता दें। खजूर। एग्जैक्टली मीठे में सबसे हेल्दियर ऑप्शन यही है कि आप फ्रूट्स की ऑप्शन की तरफ जाएं। आप खजूर ले सकते हैं, आप कोई फ्रूट बेसिस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे, अब अगर आपको थोड़ा सा जंक खाना है, एम्प्टी कैलोरीज की क्रेविंग हो रही है, फिर आप अपनी पसंद का कोई भी मीठा जिस तरह चॉकलेट वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अमरीन, ये बताएं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारा जो ब्लड शुगर है बहुत जल्दी उसको स्पाइक कर देती हैं? ओके, सबसे पहले तो हमारी जंक फूड अगेन, और इसके अलावा हमारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फ्रूट्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको शुगर है तो आपको जो है आम, आपका केला, आपकी स्ट्रॉबेरीज, ये चीज़ें जो है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और जो प्रिजर्व्ड जूसेस होते हैं, इसकी वजह से भी आपका एकदम से शुगर स्पाइक होता है और आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इफ़ यू वांटेड टू टेक कोल्ड ड्रिंक्स तो आप 0 कैलोरी पर चले जाएं, क्योंकि दे डोंट हैव एनी कैलोरी, तो आपका ब्लड शुगर लेवल वो नहीं बढ़ाती। बट अच्छी ऑप्शन ये है कि आप अवॉइड करें उनको, बिकॉज दे आर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ऑलराइट। अच्छा ये बताएं कि कौन सी ऐसी साइंस होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं और वो डेंजरस होते हैं? ओके, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा होना, आपको जो है बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, समटाइम्स आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, आपका फोकस डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, समटाइम्स आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है कि आप को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर इन साइन एंड सिम्टम्स को बहुत लाइटली लेते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों को जो है वो फोकस में रखना। इसके अलावा अपनी ब्लड प्रोफाइल्स जो है हर 3 से 4 महीने के बाद करवाया करें। हमारा नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आ गई है, दिस मीन्स कि हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आपको हर 2 से 3 महीने के बाद लाजमी अपनी ब्लड प्रोफाइल्स करवानी चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी की प्रोफाइल से अपडेटेड रहें। अच्छा, अगर ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो तो जाते जाते जल्दी से हमें टिप्स बता दें, हम उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं? चुकंदर इज़ वेरी गुड फॉर योर आयरन। आपकी जो डेट्स हैं वो बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होता है, और इसके अलावा आपके जो ऑर्गन मीट होता है, फॉर एग्जांपल लिवर वगैरह, कलेजी वगैरह, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आयरन के। तो अगर आप नेचुरली इसको कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप इन सोर्सेज की तरफ जाएंगे, अदरवाइज यू शुड गो टू द सप्लीमेंटेशन। अच्छा सा कोई फार्मूला आयरन का वो आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो ब्लड शुगर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो एकदम से हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक करती हैं, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को कैसे हेल्दी बनाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अमरीन कलीम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और बात करेंगे फॉलेज के हवाले से कि फॉलेज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अचानक एकदम से चेंज कर देती है, उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है, और ये ना सिर्फ हमारी बॉडी को वीक कर देती है, वीकनेस का बाइस बनती है, बल्कि मरीज़ की जो डेली लाइफ है, खुद एतमादी है और मेंटल हेल्थ है, इस पर भी अफेक्ट करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही इलाज और ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी के ज़रिए मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकता है, और आज हम इसी
इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नयाब अब्दुल गफूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र नयाब। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि जब भी फॉलेज होता है ना, फिजियोथेरेपी पे लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं और डॉक्टर्स भी बड़ा जोर देते हैं कि आपने लाजमी करवानी है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। अच्छा, बेसिकली बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। पहले तो अवेयरनेस नहीं थी फिजियोथेरेपी की, अब जाके माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में हो गया है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल उस तरह से नहीं होता। आप घर पर वो एक्सरसाइजेज नहीं करवा सकते हो, रिहैब नहीं कर सकते हो। और स्ट्रोक पेशेंट एक ऐसा पेशेंट होता है जो अपने आप खुद कोई भी काम नहीं कर सकता, मतलब एक साइड बिल्कुल ऐसे उनकी वैसे भी ट्रॉमा में चला जाता है, मोटिवेशन नहीं रहती, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि उनके पट्टों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई चीज़ ग्रिप नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि उनके जो पट्टे होते हैं वो खिंचाव में आ जाते हैं, ठीक है, जो मेन वजह होती है जिसकी वजह से ना तो वो कुछ खा सकते हैं खुद से, ना कुछ वो पकड़ सकते हैं, ना उनकी बैलेंस होती है ट्रेनिंग। क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर उनको देखें तो उनकी गेट ट्रेनिंग भी नहीं सही होती, मतलब उनका गेट भी ठीक नहीं होता, वो चल नहीं ठीक रहे होते, एक साइड से मतलब एक साइड पे वज़न डाल के चल रहे होते हैं, या उनका हाथ इस तरह से होता है। और समटाइम्स ये होता है कि जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उनसे स्पून नीचे गिर जाता है। और फिर स्पीच थेरेपी हम लोग करवाते हैं, जिसमें उनकी आवाज़ वगैरह, उनके जो वर्ड्स हैं वो ठीक करवाए जाते हैं, और डिफरेंट एक्सरसाइज और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जो है ना स्ट्रोक पेशेंट को लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आया जाता है। लेकिन अगर हम घर पे बात करें तो घर पे कुछ एक्सरसाइजेज हमें नहीं पता कि वो इनिशियली करवानी है कि नहीं करवानी। आप वीडियो कोई भी ओपन करके यूट्यूब से देख लोगे और उसको अप्लाई कर दोगे, माइट भी पॉसिबल उस टाइम पर उसकी ज़रूरत ना हो, ठीक है, क्योंकि इनिशियल फेज़ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं होती, उसका बैलेंस मेंटेन नहीं होता, और ना ही वो इस की कंडीशन में होता है कि वो इस चीज़ को आगे से लेके चले, खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि इनिशियल फेज़ पे आपका फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो अगर होम प्लान आपके लिए डिसाइड करता है, आपको रिकमेंड करता है, फिर उसको आप फॉलो करें साथ साथ, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है, वो जो रिकवरी है फिर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अमूमन होता कैसे है ये, क्योंकि स्ट्रेस भी इसमें एक मेजर फैक्टर है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से ये होता है? अच्छा, अगर मेडिकली टर्म से देखें ना तो स्ट्रोक की वजूहात ये होती हैं कि आपका जो है ना ब्लड जो सप्लाई आपकी ब्रेन को जा रही है, ऑक्सीजन लेवल उसमें रिड्यूस हो जाता है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है आपके ब्रेन तक जाते हुए ना, जिसकी वजह से जो क्या है कोऑर्डिनेशन का मसला आना स्टार्ट हो जाता है। बी फास्ट से हम एक याद रखते हैं, अगर हम अपने ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि बी से क्या होता है कि उनका बैलेंस जिनसे होता है इनबैलेंस हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिजीनेस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सिम्टम्स किसी को भी आ रहे हैं, कोई भी अगर देख रहा है कि आपके ख़ानदान में किसी को भी ये है, तो ये एमरजेंसी अलर्ट है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, अगर कोई भी पेशेंट फील कर रहा है कि उसको डिजीनेस हो रही है, उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, वो चक्कर आ रहे हैं उसको प्रॉपर्ली, तो आप देखें कि उसकी जो विजन है वो तो नहीं जा रही, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारी जो आईसेट है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो अगर हम देख लें कि उनका जो एक साइड होती है फेस की वो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, उनका टेढ़ा हो जाता है मुंह। फिर उसके बाद अगर हम उनको देखें तो उनकी जो है आर्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा देखें तो उनका बोला नहीं जाता, मतलब वो ऐसे आ करके बोल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से उनकी स्पीच जो सी है उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। और फिर टी से ये होता है कि फ़ौरन से इमरजेंसी कॉल करें, ये सोचे समझे बगैर कि भाई शायद ये इस वजह से हो रहा है, उस तरह से हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कोई भी इमरजेंसी हो, फर्स्टली एक दूसरे की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपस में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो इस लिहाज से ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और ये अच्छी नहीं बात है कि कोई इमरजेंसी में है आप उसको मेक श्योर करें, एम्बुलेंस को बुलाएं और उसको हॉस्पिटल में। अब कौन से हॉस्पिटल में भेजना है स्ट्रोक वाले पेशेंट को, ये भी बड़े मसले होते हैं कि अगर आम इमरजेंसी में आप लेके जा रहे हो, वहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। अगर वो वहाँ पे कोई न्यूरो सर्जन नहीं अवेलेबल, वहाँ पे नहीं कोई रिहैब करने वाला या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं अवेलेबल, तो फिर ये जो सी है डेथ भी कॉज कर सकती है पेशेंट। ओके। और अक्सर हम देखते हैं हमारे घर में अगर किसी को हो जाए, कोई एल्डर्स हैं, हम उनको देखते हैं कि मसला हो जाता है, तो उनको जो संभालना है ना उसकी समझ ही नहीं आती लोगों को कि किस तरह हमने उसको संभालना है और हमने कैसे उनका ख्याल रखना है, क्योंकि वो थोड़े से क्रैंकी भी हो जाते हैं, थोड़े सा मूड भी दिखाते हैं और ऑब्वियसली वो एक
शॉक में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, अक्सर उनका बाजू नहीं काम कर रहा होता, और जैसे डॉक्टर ने आपने बताया उनका फेस जो है वो एक साइड से टेढ़ा हो जाता है, उनसे बोला नहीं जाता। तो इस हवाले से भी हमें डॉक्टर ने आप बताएं, ईजी एक्सरसाइजेज भी बताएं, उनको हमने कैसे प्यार से, अटेंशन से, केयर से उनको डील करना है वो भी हमें बताएं। देखिए, उनकी मेमोरी लॉस हुई होती है, जो स्टॉक पेशेंट होता है उसकी मेमोरी स्ट्रांग नहीं होती है, वो चीज़ें भूल भी जाता है, इवन दो कि वो खाते खाते भूल जाता है कि उसने वो खाना खा रहा है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज करवा सकते हो वो थोड़ी सी, आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, वो इजीली कर सके। फॉर एग्जांपल आप देखें कि बिहेवियर कैसा है पेशेंट का, क्या वो एग्रेसिव है, क्योंकि ये वजूहात होती हैं। ज़्यादातर जो स्ट्रोक होता है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो लोग प्रॉपर्ली मेडिकेशन नहीं लेते, जिनका हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस हैं। किडनी जिनको इश्यूज़ रहते हैं, अगर वो मेडिकेशन प्रॉपर्ली नहीं देख रहे, उसमें भी स्ट्रोक का जो है रिस्क बढ़ जाता है। रेड फ्लैग्स में बता रही हूं। कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम। जी निदा, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, मैं खानेवाल से बोल रही हूँ। बड़ी मेरी ना छोटी बेटी हुई है ऑपरेशन से, तो मेरे ना दर्द बहुत रहता है। आपका कहाँ पे दर्द रहता है? और जहाँ पे ऑपरेशन करवाया ना बच्चे का, बड़े ऑपरेशन से, तो इसलिए ना दर्द बहुत रहता है। दवाइयाँ भी खाई हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, पता है क्या होता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मिथ बनी हुई है कि आपने सिर्फ गायनी को, अगर आपका ऑपरेट हो गया है तो उसके बाद आपने जो है ना फिजियो को नहीं वो रिकमेंड करते, जबकि फिजियो रिहैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ख़वातीन के लिए। आफ्टर सी सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्चर बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, वो पेल्विक जो आपके मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हुए होते हैं। तो पेल्विक फ्लोर जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं, कोर एक्सरसाइजेज़ हैं, हम वो गाइड करते हैं। वो पेशेंट खुद से ना तो कोई घर पे करवा सकता है जब तक आप किसी ट्रेनर के पास नहीं जाएंगे। वो आपको बताता है कि आपके पेल्विक फ्लोर के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूरिन की इश्यूज़ आ जाते हैं। जो पेशेंट होता है, जैसे अभी बता रही हैं कि मुझे पेन नहीं ख़त्म होती, माइट भी पॉसिबल कि उनके जो मसल्स हैं पेल्विक के बहुत ज़्यादा वीक हो गए हों और उस तरीके से वो जो है वो रिटेन ना कर पाएँ स्ट्रेंथ। तो इसलिए जो है ना फिजियो रिहैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप फिजियो को विज़िट करें, उसमें ये होगा कि हम लोग कोर स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। आपका जो बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा ख़वातीन को होता है, वो कम हो जाता है। फिर उसके बाद हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताते हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मेक श्योर करें कि फिजियो से डिस्कस करें, वो आपको प्रॉपर्ली असिस्ट करेगा, वो प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। एंड देन जब आप उसको फॉलो करेंगी ना, तो आपके मसल्स जो उनसे हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी और आपको ये जो यूरिन का है इश्यूज़ वो भी ख़त्म हो जाएंगी, जो पेन है। और ये भी देखना चाहिए कि जब आपका सी सेक्शन होता है, ज़ाहिर ऑपरेट हुआ है, तो वहाँ पे आपकी कोई पस वगैरह ना हो। और या फिर ये भी होता है समटाइम्स हम लोग नहीं ध्यान दे रहे होते, हम रेगुलरली वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि नॉर्मल है, ठीक है, दर्द हो जाएगा, पेन किलर खा लेंगे। नहीं, आपने इसको फिजियोथेरेपी से रिहैब करवाना है। बहुत सारे कम लोगों को पता होता है, इस वजह से वो सोचते रहते हैं कि इसको हम दर्द को कैसे कम करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप एक्सरसाइजेस बता रही थी, तो जी वो बताएं। उसमें ये है कि हमारे पास जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है, तो स्टार्टिंग में अगर हम बात कर लें तो हम उसे कहेंगे, क्योंकि उसका या तो इस तरह से हार्ट बहुत ज़्यादा होगा, और हम उसे कहेंगे कि अपनी जो हैंड मूवमेंट है उसको सही कोऑर्डिनेशन करें, ठीक है। सबसे पहले हम पेशेंट की स्ट्रेट करेंगे हैंड को, ठीक है। ये खुद से करवानी होगी, पेशेंट खुद नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से करे। हमने एक हैंड उसका स्टार्टिंग में उसको होल्ड करवा के इस तरह से अपवर्ड करवाना, फिर आराम आराम से आपने उसको कहने नीचे लेकर आओ, उसको आपने गाइड करना है, ठीक है। उसको कहीं नीचे लेकर आए, वो खुद से कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये खुद से आपको करवानी पड़ेंगी, ठीक है। आपने 2 मिनट होल्ड करना है और फिर इस तरह से 5 मिनट्स होल्ड करके, 2 मिनट्स होल्ड करके, जितनी कैपेसिटी आपको लग रहा है कि पेशेंट कर सकता है, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपने, ठीक है। और फिर ये आपने 10 टाइम्स रिपीट करवा लेनी है। फिर उसके बाद कोई भी ग्लास ले लें, जैसे अब मेरे पास ये ग्लास है, उसे कहेंगे ग्लास पकड़े, वो कांपेगा, वो नहीं पकड़ पाएगा, उसके हाथ नहीं होती ऐसे होंगे, ठीक है, खुल भी नहीं रहे होंगे। वो आराम आराम से उसको कहें ग्लास पकड़े। आप कोशिश करें उसको डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है ना, रोज़ की कंघा करना, ग्लास पकड़ना, खाना खाना, उसकी वो वाली एक्टिविटीज़ ये भी उसकी एक्सरसाइज में कंसीडर होती हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसको कहें कि अगर वो काम कंघी करें
वो कंघी करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर कंघी अच्छा अब नहीं इसको हम होगा। कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खजाला। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी, ठीक ठाक। सवाल कीजिए। सवाल ये है कि हमारे भाई है, उसको ना फालज हुआ है, आज तो 4 दिन हुए हैं, तो अभी खाना पीना तो सही से खा रहा है, लेकिन उसका साल जो है ना वो ज्यादा कांपना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये? वो कह रहे हैं उनके भाई को है फॉलिज और सर जो है वो कांपना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाथ बाजू और भी। बाजू का ये कांपना, नमनेस होना, ये कॉमनली जो उनसे है ना सिम्टम्स में शामिल होता है स्ट्रोक का। तो उसमें हम देखते हैं कि आया कि इन्होंने इनिशियली कितना रिहैब करवाया। अगर तो इनिशियली बिल्कुल ही वो मेडिकेशन पे रहे हैं, उन्होंने बेड पे लटाए रखा है, कभी भी स्ट्रोक पेशेंट को आप सीधा ना लटा के रखें, ठीक है, उसकी साइड्स चेंज करते रहें, उसको एक साइड पे करके लिटाएं। सीधा लिटाने से क्या होगा, उसको बिल्कुल भी जो है उसके मसल ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। बेड सोर्स बहुत सारे बच्चों को, जो भी अडल्ट होते हैं, उनको बनना स्टार्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनकी जॉइंट मूवमेंट कम कर देते हैं हम लोग। हम कहते हैं कि शायद ये पेशेंट इसको हिला लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि स्ट्रोक पेशेंट को हिलाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, उसकी मूवमेंट करवाना ही उसकी रिकवरी का फर्स्ट स्टेप होता है। तो इस चीज़ में अगर उनकी कपकपाहट है तो आप जो है ये एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं कि आप जो है कोई भी नॉर्मल मिरर ले लें दरमियान में, ये मिरर थेरेपी कहलाता है। तो इसी तरह से एक दरमियान में मिरर पड़ा होगा, जो आपका सही हाथ है पेशेंट का उसके आगे रखना है, और ये मिरर पड़ा हुआ है उसके पीछे जो अफेक्टेड हैंड है जो पेशेंट का है, जो बाजू नहीं काम करता, वो आपने मिरर के पीछे रखना है। अब क्या है, क्योंकि हमने ब्रेन को स्टिमुलेट करना होता है, और जब वो अपना हैंड ये वाला, उसको कहेंगे अपना हैंड ऊपर नीचे करो, ठीक है, वो जब ऊपर नीचे करेगा वो अपनी मिरर में देख रहा होगा कि मेरा हाथ हिल रहा है, तो वो खुद ब खुद दूसरे हाथ को लाइट हटाना, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशंस, ये मूवमेंट, ये टेक्निक्स, ये मिरर थेरेपिस्ट सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के टेक्निक्स और ये वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आम आपको नहीं पता कि पेशेंट को किस तरीके से कौन सा प्रोटोकॉल देना है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप घर में भी उसके साथ रह रहे हैं तो आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए। वो पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में होता है, वो नहीं कोऑर्डिनेशन कर रहा होता, तो स्टार्टिंग में आपकी फैमिली जो सी है ना, उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। आप हमें उससे पहले, कॉलर से पहले एक्सरसाइजेस बता रही थी इजी। अच्छा, उसमें ऐसे है कि अगर मैंने अभी शोल्डर की बताई है, तो अगर आपके पास कोई भी टॉवल है, आपने उसको इस तरह से रोल करना है, ठीक है, आपने उसको दरमियान में रखना है, ठीक है। ये नी की एक्सरसाइज होगी कि उनकी जो लेग्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, जो अफेक्टेड साइड है आपने पेशेंट को करना है कि उसको मूव करें अंदर की तरफ, ठीक है, या खुद उसको स्टार्टिंग में मूव करवाएं, ठीक है। जब जिस वो साइड का मसला है वो वाली हाँ, साइड उसको फिर वो यहाँ से अगर उस साइड से नहीं कर पा रहा, उसे कहें कि इधर से करे। वो जब इधर से करेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा आप पकड़ के इसको ऐसे कर देंगे। जब ये वाली मूवमेंट होगी तो क्या होगा कि उनकी जो नी पेन है वो भी कम हो जाएगी, उनकी मसल्स जो से हैं वो स्ट्रेंथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके क्वाड्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो ये नी एक्सरसाइज होती है जो प्रॉपर्ली आप करवाते हो, ठीक है। इसी तरह से जब आप बेड पे लेटा दोगे पेशेंट को, इसी तरह से आपने रोल करना है और बेड पे पेशेंट को कहना है कि अपने कमर से थोड़ा सा दबाए। ये भी बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ करता है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, स्टार्टिंग में ये करवाएं, फिर आफ्टर दिस आप फिजियो को ज़रूर विज़िट करें। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई स्ट्रोक है, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं है कोई स्ट्रोक हो, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा आ सकता है, उसके बाद भी फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यूजुअली हम इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ अर्सा करा के बाद में हम इसको नहीं कराते। तो इसी हवाले से आज हम बात कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद थी नयाब अब्दुल गफूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ज़िद और अना के बारे में, जिससे रिश्ते फना हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ईगो, गुरूर हो, अकड़
और हम सिर्फ अपनी ज़ात को अहम जानते हैं, अपने फ़ैसलों को बेहतरीन तसव्वुर करते हैं और दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते, अहमियत नहीं देते। और ये एक ऐसी आदत है जिससे जो घर के, जो हमारा घर है, हमारी फैमिली है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और अक्सर सगे बहन भाई छोटी सी बात को ईगो का मसला बनाकर एक दूसरे से कता ताल्लुक ही कर लेते हैं। वालिदैन के साथ हम ज़िद और अना की जंग में ख़ुद को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं और इसी हालत में जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर सिर्फ पछतावा रह जाता है। इंसान अगर थोड़ी सी समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहिरा करे, अपनी गलती ना होते हुए भी झुक जाए, तो रिश्तों को बचाया जा सकता है। झगड़ने के बाद शौहर ये भूल जाए कि गलती किसने की थी और बीवी शौहर के तल्ख रवैये को नज़रअंदाज करके इससे अगर कॉन्वर्सेशन करे और मुस्कुरा कर बात करे तो ऑब्वियसली ये रिश्ते ख़राब कभी नहीं हो सकते। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिस्मा एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर बिस्मा, सबसे पहले तो बताएं कि ज़िद और अना ये हमारे रिश्तों को कैसे ख़राब करती है? अच्छा, एक तो आप होस्ट कर रही हैं इस प्रोग्राम को, तो आपके साथ मेरा फ़र्स्ट शो है। पहले मैं आपकी प्रीवियस एंकर के साथ ये शो करती थी। आपका टॉपिक जो है वो एक बहुत क्लोज़ टू हार्ट टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ सबको रियलाइज़ होती है कि देयर इज़ समथिंग विच शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आम तौर पे रिश्तों में जो दरार आती है या वो बर्बाद होते हैं, वो इस दो चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं। ईगो बेसिकली ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए इतने डिफेंसिव हो जाएं कि उसकी एक्सेप्टेंस ना लेके आ सकें। आपके साथ किसी का भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो हो सकता है, आप डिफरेंट पेजेस पे सोच सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप किसी को सुनने की सलाहियत नहीं रखते और अपनी चीज़ जो है वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। इसको ईगो कहेंगे कि आप अपने आप में, यानी मैं जो है वो इतनी ज़्यादा हावी हो जाए कि आप किसी और का ओपिनियन उसको रिस्पेक्ट मत दें। बेसिकली जो रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते हैं वो इस ईगो की वजह से होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी अपनी जो सेल्फ़ ओपिनियन है उसकी कोई वर्थ नहीं है। उसके लिए जो दूसरी चीज़ आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दैट इज़ सेल्फ़ रिस्पेक्ट। यानी एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो कोई पॉइंट किसी भी बात के बारे में प्रेजेंट करें उसकी अपनी एक वर्थ है और उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास कन्विंसिंग पॉइंट्स होने चाहिए। तो रिश्तों में दरार या रिश्तों में जो नाइत्तफाकी आती है वो बेसिकली ईगो के प्रेवलेंस की वजह से आती है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, पेरेंट्स के साथ ना बहुत ऑब्वियसली जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारे ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं, हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। तो फिर पेरेंट्स अगर कुछ इम्पोज करें ना, और जो ब्राउन पेरेंट्स हैं वो इम्पोज करते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। तो कैसे हम उनको बड़े अच्छे वे में डिसरिस्पेक्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अच्छे वे में हम उनको बात अपनी समझा सकते हैं कि वो उनको ये भी ना लगे कि हम इगोइस्टिक हो रहे हैं, हम थोड़े बदतमीज़ हो रहे हैं या अग्रेसिव हो रहे हैं। पेरेंट्स, अभी आपने जैसे कहा ना ब्राउन पेरेंट्स जो हैं, ब्राउन के आप तो कहीं ना कहीं वाइट पेरेंट्स जो हैं वो भी इस डोमेन में आ जाते हैं। लेकिन जनरेशन डिफरेंट है। आपके जनरेशन में पेरेंट्स जो हैं वो अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बड़ी बुरी तरह का सेटबैक जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों की तरफ से। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे अपनी एक ऑब्वियसली सोच के जो है उनमें वो सोच जो है वो प्रिवेल करती है, और दूसरा ये कि उनके पास जो नॉलेज होता है या उनके पास जो एक इल्म है किसी भी चीज़ के बारे में, वो ये समझते हैं कि ये नॉलेज जो है ये इनके पेरेंट्स को नहीं है और इस वजह से वो इस चीज़ में बढ़तर है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब पेरेंट्स और बच्चे इनके दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा होगा। पेरेंट्स इन एनी केस पेरेंट्स हैं, उनके पास एक तजर्बा होता है, उनके पास एक लाइफ का एक्सपीरियंस है जिससे उन्होंने सीखा होता है, उनके पास हर वो पहलू है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो। बच्चे इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, इस वजह से वो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं और वो चीज़ जो है वो रिश्ते को ख़राब करती है। जो पेरेंट्स होते हैं उनका अगर अपने बच्चों के साथ बड़ा एक फ्रेंडली बॉन्ड हो और उनका एक वो ना हर चीज़ शेयर करना और उन अच्छे लिसनर्स हो, उनकी सुनते हैं, तो उन बच्चों की ग्रोथ, और ऐसे पेरेंट्स जो ओवर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कोट है ना, ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रेज द बेस्ट लायर्स, तो उन दोनों के दरमियान में बड़ा डिफरेंस होता है, ग्रोथ का भी, कॉन्फिडेंस का भी। और जिनका उनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड अच्छा होता है वो बाहर लोगों की वैलिडेशन को या वो रिक्वायर नहीं करते एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रख सकते हैं? ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि अब पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो वाला अडॉप्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, जिसमें बच्चों के साथ एक बिल्कुल उनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है उसको कायम करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि सिर्फ आप एक पेरेंट के रोल में रहें। अब ये चीज़ हेल्प बहुत करती है
जैसे भी आपने थोड़ी सी एग्जांपल दी कि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और वो नए चैलेंजेस लेने के लिए भी बड़े एडवेंचरस होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। उनकी बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। उनके घर के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, हर घर का अपना एक असूल होता है, एक रहने का स्टाइल होता है, एक लाइफस्टाइल को गुजारने का तरीका होता है। वो हर घर में रहने वाले अगर पेरेंट्स और बच्चे दोनों मिल के उस पर काम करते हैं तो वो उसको पूरा करना सबका इक्वल जो है फ़र्ज़ है। अब जब बच्चों को इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस चीज़ में, तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि येस आई एम अ वर्दी पर्सन एंड आई हैव समथिंग टू इनकलकेट इन दिस होम। इसलिए घर से बाहर भी वो होंगे तो वो अपनी बाउंड्रीज को सिक्योर रखेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा, उनको एक जो पेरेंटिंग, इस तरह की पेरेंटिंग हेल्प करती है, वो अगर फेलियर भी फेस करें, सक्सेस तो ऑलवेज इज़ नॉट यू नो ऑन योर प्लेट, अगर फेलियर भी फेस करें तो दे डोंट गेट इनटू डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन। वो उसको बड़ा हेल्दीली, बड़ा करेजियसली और बड़ा ब्रेवली एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी उनकी पर्सनैलिटी को मजीद ग्रो करती है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और गिव अप नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ईगो के हवाले से बात कर रहे थे। झुक जाना, किसी को माफ़ कर देना, बात करने में पहल करना, कुछ हद तक तो ये ठीक होता है, लेकिन हर दफ़ा अगर कोई एक ही इंसान करे, भाई बहन में लड़ाई है या दोस्तों में लड़ाई है, कोई एक ही बंदा करे, तो फिर तो वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज में आ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फॉरगिवनेस जो है वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेट है। फॉरगिवनेस एक बहुत अच्छा वर्चू है। फॉरगिवनेस आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो प्रॉब्लम जहाँ यहाँ पे आ जाती है जब आपकी फॉरगिवनेस जो है उसको लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप माफ़ ज़रूर करें, लेकिन आप उस चीज़ में से, जिस तकलीफ़ में से गुजरे हैं, उसको भूलें ना, क्योंकि वो आपके लिए एक लेसन है नेक्स्ट टाइम के लिए। और आप दोबारा इस तरह की ऑप्शन या इस तरह की सिचुएशन में नहीं दोबारा अपने आप को लेके जाएंगे जिसमें से आपको दोबारा इस तरह से गुजरना पड़े। माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, माफ़ ज़रूर करें, लेकिन उस एक्सपीरियंस को मैं कहती हूँ कि एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लें। इंसान को माफ़ कर दें, लेकिन उसने जो गलती की थी उसको हमेशा याद रखें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो है उस तकलीफ़ में से दोबारा ना गुजरें। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि माफ़ करने वाले को छोटा माफ़ी मांगने वाले को छोटा समझा जाता है कि इसने मुझसे माफ़ी, यू शुड से सॉरी। हालांकि माफ़ करने से आपकी जो एक लेवल है ह्यूमैनिटी का, वो आप उस पर एक स्टेप ऊपर आ जाते हैं। ये बड़ी छोटी सी एक चीज़ है। अगर ये चीज़ आप रियलाइज़ कर लें कि माफ़ करने वाला जो है वो उसकी तो अपनी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन जो माफ़ी मांग रहा है उसकी रिस्पेक्ट आपसे ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी ईगो को ख़त्म करके, अपनी मैं को ख़त्म करके आपसे अपने जो भी मुद्दा है उसको डिस्कस कर रहा है और उसके लिए अपॉलॉजी। अच्छा, अगर कोई बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, उसमें बहुत ज़्यादा अना है, तो क्या ये जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं उसकी वजह से भी हो सकता है? देखें, चाइल्डहुड ट्रॉमाज तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में आप गिन भी नहीं सकते, इतनी चीज़ों पे असरअंदाज होती है। आपकी टोटल पर्सनालिटी, हम एक थ्योरी पे बिलीव करते हैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी पे हर तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं और हर तरह से उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो हर एक बिहेवियर जो आप आज कर रहे हैं बीइंग एन एडल्ट, उसका कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, और स्पेसिफिकली अगर आप ट्रॉमा बेरर रहे हैं और किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो उससे ज़रूर स्ट्रॉन्ग लिंक्ड होता है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो बहुत बुरी तरह से आपको अफेक्ट भी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से द पीपल हैव बिकम स्ट्रॉन्गर इन देयर एडल्टहुड। अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे हम देखते हैं कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और वो बात इतनी बड़ी नहीं होती, मे भी किसी बात पे किसी एक बंदे ने नो कह दिया होता है और बात सेपरेशन तक की आ जाती है। तो इस चीज़ पे एज अ सोसाइटी हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ पे काम करने की। एक चीज़ आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं आप ऑडियंस को ये शेयर करना चाहूँगी कि मियाँ बीवी में मसाइल जो हैं वो हर मियाँ बीवी में होते हैं, चाहे वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में है, वो अनहेल्दी में है, लेकिन उन मसलों को बढ़ावा देने वाले आसपास के लोग ही होते हैं और उसी की वजह से जो मियाँ बीवी है उनकी अना भी बढ़ना शुरू हो जाती है। नॉट इवन जस्ट हस्बैंड्स बट ऑल्सो द वाइफ्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो अभी मैंने 3 टेक्निक्स बताई थी, अगर उसको करें तो मियाँ बीवी जो हैं वो अपने हर तरह के प्रॉब्लम पे, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उस पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, 2 लोग जो आपस में एक रिलेशनशिप में है, चाहे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं भी करते, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो चीज़ जो है वो उनके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट करूँगी तो फिर मैं आपको सुनने की सलाहियत भी रखूँगी। मैं कहूँगी यार ये एक इंसान है
जो मुझसे बात कर रहा है, हो सकता है कि इसका मेरे से इख्तलाफ हो, लेकिन एटलीस्ट ही हैज़ और शी हैज़ अ माइंड, शी हैज़ हर ओन थाट, जिसका इतना तो राइट है कि मैं उसको सुनूं और फिर मैं उस पर इस तरीके से सोचूं कि ओके फाइन, व्हाट कैन बी बेटर वर्जन आउट ऑफ इट, इसमें से बेहतर हम क्या निकाल सकते हैं। तो अगर मियाँ बीवी अपनी ये 2-3 बेसिक चीज़ें जो हैं इनको लर्न कर लें कि लाइक वी वर्सेस मी वाली जो बात है उस पर फोकस करें, सुनने की सलाहियत बेहतर रखें, जो कि बहुत मुश्किल आए, नो सुनना जो है वो हर एक इंसान उस पे बिल्कुल। नहीं और कर मैंने सकता। काफ़ी दफ़ा बात किया, अगर हम सिर्फ अच्छे लिसनर्स बन जाए ना, तो Yes. हमारे जो 70% मसाइल है, बल्कि 80% मसाइल है, अगर वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान है, मियाँ बिल्कुल। बीवी के दरमियान है, कोई हो सकता है। रिश्तेदार है आपस में उनके दरमियान है, तो वो बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा, जाते जाते हमें थोड़ी सी टिप्स दे के जाए कि हम दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मुझे नहीं पता हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों है कि अगर आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट होगा तो मुझे लगेगा आप मेरी दुश्मन है या मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करूँगी। तो हमें इजी टिप्स दें कि कैसे हम दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। पहली बात, जो भी पर्सन आपके सामने है उसके साथ अपने आप को कंपेयर मत करें कि जैसे मैं कहूँ कि जी मैं एक पीएचडी डॉक्टर हूँ, मेरे सामने जो बंदा ये इसी तो हर एक पर्सन पीएचडी नहीं है। अगर मैं ये चीज़ सोचूंगी ना तो मेरी वहीं पे एक ग्राफ जो है अगले की रिस्पेक्ट का वो नीचे आ जाएगा कि इसकी और मेरी सोच में फ़र्क है, इसकी और मेरी तालीम में फ़र्क है, इसलिए मैं बेहतर हूँ और ये कमतर है। तो अगर ये चीज़ होगी तो इसकी वजह से तो पहला ही जो एक स्टेप है वो आप गलत लेंगे। कंपेयर मत करें। दूसरा पर्सन जो आपके सामने है उसको जस्ट एज अ ह्यूमन देखें और ये भी सोचें कि जो चीज़ वो आपके साथ शेयर कर रहा है या कर रहा है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट माइंड सेट, दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट फैमिली, दैट पर्सन हैज़ बीन ब्रॉट अप डिफरेंटली। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो आपसे इस पॉइंट पे डिफ़र कर रहे हैं, तो वो तो अपने हिसाब से सोचेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत केयरफुल ऑब्जर्व भी करें कि आपके सामने जो पर्सन है वो क्या वाकई रियलिस्टिकली आपके साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ रहा है या उसके पीछे सिर्फ एक टीजिंग टेंडेंसी है। Exactly. कुछ क्योंकि लोग लोग जो है वो सिर्फ आपको गुस्सा तंग दिलाने, करने के लिए, rage bait। आपको हाइपर करने के लिए ये चीज़ करते हैं और वो एंजॉय करते हैं लोग। Exactly. अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, एक स्मर्क आएगी उनके मुंह पे कि यार दैट वाज द क्योंकि होल साइकी पॉइंट। है ना, ह्यूमन साइकी है। तो ये चीज़ बहुत केयरफुल देखने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग एंग्री और एग्रेसिव ऑन द पर्सन's ओपिनियन, इसका मतलब है कि उसकी विन है। बड़ा पेशेंटली, बड़ा कामली उस पर्सन को सुने और फिर अपने जहन का इस्तेमाल करें। और मैं आपको एक और चीज़ नूर बताऊं कि पढ़ाई या लिखाई या डिग्रीज़ जो हैं वो आपकी जहानत डिटर्मिन नहीं करती। बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जो पर्सन पीएचडी है या जो पर्सन ने मास्टर्स किया हुआ है वही ज़हीन है। एक ऐसा इंसान जो किसी के घर में काम करता है, एक ऐसा इंसान जो किसान है, एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी और इस तरह के प्रोफेशन में है, वो भी ज़हीन हो सकता है। और अक्सर हम होते ऐसे हैं लोगों से इतना कुछ सीख लेते हैं और हम हैरान होते हैं कि भाई ये बातें तो हमें नहीं पता थी, ये कौन हमें बता रहा है। समटाइम्स यू लर्न फ्रॉम देम। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंसान जब तक इस दुनिया में है वो सीखता ही रहता है, और जिस इंसान को ये लगता है मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे सब कुछ पता है, उस पर इल्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम ईगो के हवाले से बात कर रहे थे कि रिश्तों को ये कैसे ख़राब करती है और कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर बिस्मा एजाज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और कुछ वार्डरोब के हवाले से हम बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, कभी आपने ये गौर किया कि कुछ लोग सिंपल कपड़े भी पहनते हैं तो वो बड़े स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो ऑब्वियसली जो महंगे ब्रांड्स हैं इसमें हमारी जो एक वो स्टाइलिश लगना है या कॉन्फिडेंस है वो नहीं छुपा हुआ। ब्रांड्स हमारे मोहताज है, हम ब्रांड्स के मोहताज नहीं हैं। और हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो हर मौके पर अच्छा और बावकार नज़र आए, चाहे वो ऑफिस हो, कोई स्पेशल इवेंट हो या हमारी डेली लाइफ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो हर मर्द की अलमारी में लाजमी होनी चाहिए ताकि वो कम उसके पास पीसीज हो, 4-5 पीसीज हो और उससे वो 40-50 वार्डरोब के वो स्टाइल्स बना ले। और इसी वाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि एक आदमी के वार्डरोब में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों के स्टाइल्स के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं और हर जगह वीडियोस भी हैं और लड़कियों को खुद भी थोड़ा पता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेन का स्टाइल है या उनका फैशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये बताएं कि कौन
सी चीज़ें हैं जो एसेंशियल होनी चाहिए उनके वार्डरोब में लाजमी हो? बाय द वे ये प्रॉब्लम मैन और वुमेन दोनों में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब सामने क्लोजेट के खड़ी होती हैं सुबह इन द मॉर्निंग वार्डरोब के सामने, तो आप कहती हैं आई हैव टन्स ऑफ क्लोथ बट नथिंग टू वेयर। ट्रू। तो एक्चुअली ये है कि देयर आर लॉट ऑफ गारमेंट्स, देयर आर एवरीबॉडीज लॉट ऑफ गारमेंट्स। जितने लोग मेरे पास आते हैं मैं उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि जितने कपड़े आपकी क्लोजेट में हैं उसमें से कितने परसेंटेज आप पहनते हैं। तो यकीन करें पूरा मैं KP से लेकर कराची तक सर्वे किया, अनसाइंटिफिक सर्वे है लेकिन है ट्रू है, 25 से 30% से ज़्यादा लोग कपड़े नहीं पहनते जो उनकी क्लोजेट में है। बिल्कुल। तो बाकी वो वैसे लटके रहते वैसे हैं। लटके रहते हैं। और फिर वो कहते हैं ना पहनने को कपड़े नहीं है और रखने को जगह नहीं रखने है। को जगह नहीं है। वो कहते हैं ना अलमारियाँ लदी पड़ी हैं। True। तो एक्चुअली रीज़न क्या है, फिर थोड़ा सा देखते हैं कि रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जो से कपड़े आप नहीं पहनती या पहनते उसमें यह है कि कुछ हो सकता है उसका कलर ठीक नहीं है, उसकी फिटिंग ठीक नहीं है, हो सकता है स्टाइल ठीक नहीं है, आपने सोचा पता नहीं क्यों मैंने ले लिया, आई जस्ट गॉट इम्पल्सिव, मैंने बाय कर लिया। तो ये सारी रीज़न्स हैं। और मैं आपको एक टिप देता हूँ कि जो कपड़े आपने एक साल में एक बार नहीं पहने ना, हाँ, वो आप अगले साल नहीं उससे अगले साल पहनेंगे। आप 3 4 5 साल तक कभी भी नहीं और पहनेंगे। ये सच है, वो वैसे ही टैग्ड हैंग हाँ, होते हैं वो अंदर। रहेंगे और वो दे आर कलेक्टिंग डस्ट। तो पहली मेरी टिप तो यह है कि आप उनको फारग करें वहाँ से और किसी जो जिसको जो कोई यूज़ कर सकता है चैरिटी में दे दें, डोनेशन में दे दें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट हैव दैट मेनी क्लोथ्स। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस कि हमें कितने कपड़े चाहिए। अच्छा, हम करते हैं वार्डरोब की बात कर रहे हैं, इसमें आई एम लिटिल बिट अंडर द वेदर। तो वार्डरोब की बात करते हैं, उसमें जो बेसिक वार्डरोब है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल वार्डरोब। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है और दुनिया में ये है कि मर्द हज़रात ख़ास तौर पे आइटम्स बाय करते हैं। जैसे मूड आ गया तो एक शर्ट खरीद ली, एक और शर्ट खरीद ली, एक और वो शर्ट खरीद ली शायद उन्होंने कभी ना पहननी हो, एक शलवार कमीज खरीद लिया। तो बेसिक आइडिया ये है कि जो बेसिक वार्डरोब है ना उसमें एक सूट कम अज़ कम 2 पीस सूट, चाहे आप बैंकर हैं या नहीं है या पहनने वाले हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत है इसकी। कभी कोई इवेंट आ गया या कोई शादी आ गई या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, तो एक सूट, ठीक है, 2 पीस सूट जिसे कहते हैं। लेट्स से नेवी कलर चूज़ कर लें, नेवी इज़ द बेस्ट। नेवी मीन्स इम्पॉर्टेंट भी है और पावरफुल भी है और अप्रोचेबल भी है। इसके साथ 7 शर्ट्स कर लें, ठीक है। 7 शर्ट्स में मैं कलर्स बता देता हूँ। एक वाइट कर लें, वाइट जो क्रिस्प वाइट। एक कर लें टेक्सचर्ड वाइट जो थोड़ी सी ड्रेसी वाइट होती है, वो इवेंट्स वगैरह पे पहन सकते हैं। एक कर लें लाइट ब्लू, एक कर लें टेक्सचर ब्लू, और एक कर लें लाइट पिंक, एक कर लें लाइट पर्पल, और एक कर लें साथ में कुछ छोटा सा चेक। मैं उसको बताता हूँ कि वो क्यों है। तो 7 शर्ट्स कर लें, तो अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास 7 कॉम्बिनेशन आ गए, 7 आउटफिट आ गए। अच्छा, इसके बाद 4 टाइज कर लें जो उनके साथ वर्क वेरी वेल टुगेदर। तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 4 28 यूनिक कॉम्बिनेशन आ गए। बिल्कुल। सूट को कोई नहीं देखता क्योंकि तो बैकग्राउंड में ना कलर है, डार्क कलर है, तो जो कॉम्बिनेशन है दैट्स एक्चुअली इज प्रोजेक्टेड। तो 28 कॉम्बिनेशन का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि मैं पूरा महीना, देखें 28 दिन के आपके आपस वार्डरोब आ गया ऑलमोस्ट महीने का। तो हर रोज़ मैं बिल्कुल आई कैन कम इन ए न्यू लुक, फ्रेश लुक, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वेल पुट टुगेदर होगी। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे कपड़े का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, फिटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर आपने फिटिंग ठीक नहीं है तो बिलीव नॉट, फॉरगेट इट। अच्छा, दूसरा उसमें ये करें कि अब जब सूट नहीं पहनना तो फिर क्या पहनना है। अच्छा, यहीं पे सबसे बड़ा डिलेमा है दुनिया में भी और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। अच्छा, एक बंदा सूटेड बूट होता है एक दिन, ठीक है, दूसरे दिन आ जाता है पैंट शर्ट में। अच्छा, पैंट शर्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ ज़ीरो इम्पैक्ट। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अब आप बाहर से आई हैं, इतने पैंट शर्ट वाले लोग देखे हैं, आपने कभी मुड़ के देखा किसी पैंट शर्ट वाले बंदे को? मैं किसी को भी नहीं देखती मुड़ के। चले, आप किसी को नहीं देखती, आई डोंट बिलीव इट। लेकिन पैंट शर्ट वाला बंदा जो है ना, अच्छा, उसकी वजह पता है क्या? ये नहीं कि वो अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं कि पैंट शर्ट अच्छी नहीं लग रही। इसकी वजह इम्पैक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, उसकी वजह यह है कि लाखों लोग, हज़ारों लोग बाहर पैंट शर्ट वाले चल फिर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हामिद साहब, आजकल हम देखते हैं कि लोगों ने ना ब्लेजर्स के नीचे शर्ट्स पहनी होती हैं, टी शर्ट्स। लड़कों ने एक नया ट्रेंड निकाल दिया, टी शर्ट्स पहनी होती हैं उन्होंने, पोलोस पहने होते हैं और जीन्स के साथ पेयर कर रहे होते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट नॉट फॉर बोर्ड मीटिंग में तो नहीं आप ऐसे जा सकते, या बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में ऐसे नहीं जा सकते। आई वुड इवन से कि अगर आप किसी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी आप जीन्स वगैरह, चीनोज वगैरह मत पहन के जाएँ, आप ड्रेस पैंट पहन के जाएँ।
है। लेकिन ये जो आपने बताया ना कॉम्बिनेशन, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने ब्लू ब्लेजर पहन लिया लेट्स से, उसके साथ मैंने लेट्स से ब्लैक टी शर्ट पहन ली, या मैंने ब्लू डार्क नेवी टी शर्ट पहन ली, उसके बाद मैंने जीन्स पहन ली, चीनोस पहन ली, नाइस, ये नहीं कि वो लटकी हुई है, यू नो, नाइस फिट एंड एवरीथिंग, नाइस। मैंने उसके साथ जीन्स के बूट्स पहन लिए, आई मीन उसके साथ नाइस बेल्ट पहन ली। आई मीन आई एम ड्रेस टू गो एनी प्लेस, किसी नाइस कैफ़े में जाना है, कहीं नाइस डिनर पे जाना है, आप किसी को मिलना है, नेटवर्क करनी है, सोशली नेटवर्क करनी है। आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी चार्मिंग, इट लुक्स वेरी हॉट। ठीक है। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं कि अक्सर लोग ना ब्लैक एंड वाइट का बड़ा कंट्रास्ट पसंद भी करते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, और लड़के उमूमन ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ वाइट शर्ट पहनते हैं, तो फिर अक्सर लोग उनको ये भी कहते हैं वेटर्स वाली ड्रेसिंग कर लिया। तो हम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं अगर हमें ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन बहुत देखिए, ज़्यादा कभी पसंद वेटर है? को देखा, उसकी फिटिंग देखी है कभी वेटर की? वेटर के जो बेचारे, तो वो एक पुराना सा कोट पहना होता है, वो भी सारा रिंकली कोट होता है, उसके बाद उसकी पकरिंग होती है। देखें, ये तो ऐसे कहना है कि अगर किसी प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ने ब्लैक सूट पहना हुआ है या वाइट शर्ट पहनी है, जो कि एक बड़ा टिपिकल गारमेंट है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ब्लैक सूट, वाइट शर्ट, उसके साथ आप रेड टाई लगा लें लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसके साथ आप ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन लें, नाइस बेल्ट हो, तो यू नो दिस इज़ अ पावर लुक, बल्कि एपिटमी ऑफ पावर है। इससे ज़्यादा पावर लुक आपकी निकल नहीं सकती। और कौन सी टाइज हैं, जैसे आपने रेड बताया है, और उसके अलावा कौन सी टाइज हैं? उसके अलावा ये जो मैंने पहनी है बड़ी अच्छी है, ब्लू के आप कर लें। ऐसा एक्चुअली पता है क्या, 4 हैं पावर टाइज, जिन्हें मैं पावर टाइज कहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान कौन-कौन में सी? टाइज का कॉन्सेप्ट, पावर टाइज का मैं पाकिस्तान में लेके आऊँ। एक है सॉलिड कलर्स की, जो प्लेन कलर की होती है। अच्छा, प्लेन कलर की टाइज में फ़ायदा पता है क्या है, कि वो एक कलर है ना, तो इसका मतलब एक कलर आपके कोट में चल रहा है, एक कलर वो हो गया और एक कलर आपकी शर्ट का हो गया। इट्स वेरी इजी टू कंबाइन। तो सॉलिड कलर में आप कर लें, जैसे ब्लैक है, यू नो, उसके बाद चारकोल ग्रे है, फिर उसके बाद रेड है, मैरून शेड कर लें, उसके बाद इसमें आप यू नो यू कैन ऑल्सो हैव नेवी एंड ऑल दैट। तो इंतहाई मैं कहता हूँ सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन है। अच्छा, दूसरा जो पैटर्न है वो है कि उसके ऊपर थोड़ा सा पोल्का डॉट जिसे कहते हैं, थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, और डार्क बैकग्राउंड है उसकी। आई मीन अगर आपने स्टाइलिश लगना है और प्रोफेशनल लगना है, दैट्स द वे टू गो, पोल्का डॉट इज़ द वे टू गो। अच्छा, तीसरी आपने टाई देखी होगी जिसमें रैप टाई होती है, इस तरह डायगोनल्स होते हैं। अब वो पुरानी टाई है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी पावर टाई। अच्छा, अभी भी वो फैशन में है? अभी फैशन हैज़ नेवर लेफ्ट द फैशन। जैसे कफलिंग वाली शर्ट्स हैज़ नेवर गॉन आउट ऑफ फैशन। बिल्कुल। लोग कहते हैं ये पहनूं या ना पहनूं, क्या मैं कहता हूँ इट्स ऑलवेज इफ़ यू कैन कैरी इट यू शुड वेयर इट। अच्छा, चौथा पैटर्न जो है ना वो है टेक्सचर्ड वाला, जिसमें थोड़ा सा टेक्सचर्ड हो, जिसे सेल्फ बोलते हैं पाकिस्तान में। इंतहाई सोफिस्टिकेटेड टाई है। जिस दिन आपने सोफिस्टिकेटेड बंदे से मिलना है तो उस दिन आप सोफिस्टिकेटेड टाई पहन लें। जिस दिन आपने पावर करनी है तो फिर थोड़ा सॉलिड कलर में आ जाएं, बरगंडी में आ जाएं, मैरून में आ जाएं, रेड में आ जाएं। तो आप टाइज को, क्योंकि टाइज अगर गलत है ना, तो लेट मी टेल यू दिस, इट विल रियली गोना किल द होल आउटफिट। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं कि अगर जैसे वीक में 1-2 दफ़ा कोई शलवार कमीज़ भी ऑफिस पहन के जाते हैं, जैसे स्पेशली जुम्मे वाला दिन हम देखते हैं मैक्सिमम जो मर्द है ना उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी होती है, तो पहनते हुए हम किस चीज़ का ख्याल रखें? ऑब्वियसली फिटिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। 3-4 चीज़ों का ख्याल रखें। अब गर्मियाँ आ रही हैं, पहली बात है खुदा के वास्ते पतला कपड़ा मत पहने। यू नो, जिसे पतला पतंग कपड़ा पहना होता है ना, सारी सी थ्रू जो कपड़ा है वो ना पहने। इसमें ठीक है, गर्मियाँ हैं, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर ज़्यादा कंफर्ट पसंद है तो कॉटन में आ जाएं। फिटिंग जो है ट्रेमेंडस होनी चाहिए। कलर्स में 8 बता देता हूँ, एक ब्लैक, एक नेवी के 3 शेड कर लें, डार्क नेवी, मीडियम नेवी, और उसके बाद ब्राइटर नेवी, उसके बाद ग्रे के कलर्स में आ जाएं, डार्क है, मीडियम है, उसके बाद लाइट है, उसके बाद एक वाइट है। तो ये 8 शलवार कमीज से ज़्यादा आपको शलवार कमीज की ज़रूरत नहीं है। और यही वो कलर्स हैं जो हमारी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी स्किन टोन पे। और जितने ब्राउन्स हैं गेट रिड ऑफ दैम, जितने टैन्स हैं गेट रिड ऑफ दैम, किसी की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन मरीन, ये पेस्टल शो कलर एंड ऑल दैट अब आजकल लोग पहन रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये 8 कलर्स हैं। इसके साथ 4 वेस्ट कोट कर लें, ब्लैक, नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, तो 32 कॉम्बिनेशन आ गए आपके। और अगर आपने फुल वार्डरोब करना है तो 4 ब्लेजर कर लें, एक ब्लैक, एक नेवी, एक चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, 32 कॉम्बिनेशन वो आ गए। 64 यूनिक कॉम्बिनेशन। साथ में पॉकेट स्केयर जो है उसको कर लें, साथ में नाइस शूज़ होने चाहिए उसके साथ, याद रखिए। जैसे यू नो पेनी लोफर्स हैं, दे लुक वेरी नाइस। या फिर चप्पल है जिसे कहते हैं पेशावरी चप्पल है, दैट लुक्स वेरी नाइस। और अगर मैंने लोफर्स पहनने हैं तो मेक श्योर कि उस पर कोई डेकोरेशन मैकोरेशन ना हो। अच्छा, बिल्कुल प्लेन हो। हाँ, प्लेन हो, या मैक्सिमम एक होता है ना बकल थोड़ा लगा होता है, वो भी यू नो अगर इफ़ इज़ टू मच देन डोंट वेयर इट। ठीक है। अच्छा हामिद साहब, ये बताएं कि आप
क्या देखते हैं कि जो मर्द हजरात ऑफिस जाते हैं वो उमूमन कौन सी गलतियां करते हैं जो अपनी वार्डरोब में जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी गलती पता है क्या, फिट की है, फिटिंग नहीं होती कपड़ों की। अब देखते हैं ना कितने लोग हैं ढीले ढाले कपड़े पहन रहे हैं या बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ऑल दैट। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। अगर आपकी फिटिंग अच्छी नहीं है, आपने जितना मर्जी महंगा कपड़ा ले लें, जितने मर्जी महंगे ब्रांड से अपने कपड़े खरीद लें, स्लीव राइट जैसे स्लीव लेंथ ठीक नहीं है, किसी की स्लीव लेंथ बहुत लंबी है तो वो सारा दिन ऐसे ऐसे करता रहता है मीटिंग में, और अगर छोटी है तो ऐसे ऐसे करता रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता तो है। आप डिस्ट्रैक्ट होता रहता है ना, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लो होता है, आपका सेल्फ स्टीम लो होती है। तो आपकी फिटिंग जो है मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और दूसरी बात है कॉम्बिनेशन ऐसे पहने, कलर कॉम्बिनेशन। कुछ लोग हीडियस कलर कॉम्बिनेशन पहनते हैं, बेचारों को पता नहीं है, तो आप देखते हैं कि एकदम से कलर कॉम्बिनेशन देख के आप एकदम पीछे हो जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस। देखिए 7 सेकंड्स हैं आपके पास, 7 सेकंड में आपने एक अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है, ये देना है फर्स्ट इंप्रेशन। और उसमें 7 सेकंड में हम क्या देखते हैं, 2 चीज़ें, बल्कि मिली सेकंड में 2 चीज़ें तो हम फौरी तौर पे देखते हैं। किसी बंदे को मिलते हैं तो आप कहते हैं कि डू आई लाइक हिम और डू आई लाइक हर, राइट अवे। माई लाइकिंग मतलब ये नहीं कि मतलब यू रियली लाइक दैम, मतलब इन अदर वर्ड्स यू कैन टॉक टू दैम। एंड दूसरी बात है आप देखते हैं कि ये इस बंदा जो है इसमें वो ट्रस्टवर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, मैं इसके ऊपर इत्मीनान करके इसकी बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता। ये मिली सेकंड में, और 7 सेकंड में आपने सारे मैसेज देने हैं अपने बारे में कि आप कामयाब लगते हैं, कि आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, कि आप सक्सेसफुल लगते हैं, क्या आप ट्रस्टवर्दी लगते हैं, क्रेडिबल लगते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या इंपॉर्टेंट लगते हैं कि नहीं लगते। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी टिप्स दी आपने। और हम वार्डरोब के हवाले से बात कर रहे थे, मेंस वार्डरोब के हवाले से क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे हम बहुत कम चीज़ों से बहुत ज़्यादा आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माई प्लेजर। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।